नमस्कार दोस्तों, यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जजेस और रेस्क्यूजल के बारे में। अगर इस वीडियो के संदर्भ में एक हम प्रश्न बनाने का प्रयास करें तो ये हो सकता है कि एक न्यायाधीश सुनवाई से खुद को कैसे अलग कर सकता है। इस संदर्भ में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं आईएएस या पीसीएस के जीएस पेपर 4 जो सामान्य अध्ययन 4 होता है, जिसमें एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न में हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है और इस संबंध में क्या जो जजेस होते हैं वो सुनवाई से अपने आप को अलग कर सकते हैं, और इससे संबंधित जो एग्जाम्पल हो सकते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले देख लें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का हिंदी रूपांतरण होता है हितों का टकराव। यानी जब हितों का टकराव होता है तो एक न्यायाधीश मामले की सुनवाई से पीछे हट सकता है ताकि यह धारणा पैदा न हो कि उसने मामले का फैसला करते समय पक्षपात किया था। कुल मिलाकर के ये होता है कि हितों का टकराव तब पैदा होता है जब व्यक्ति की कोई प्रमुख निष्ठा दूसरी निष्ठाओं से टकराती है। जैसे मान लीजिए कि हितों का टकराव इस तरीके से होता है कि मान लीजिए कि कोई एक जज है, एक्स नाम का कोई जज है, वो किसी वाई नाम के मामले की सुनवाई कर रहा है जिसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष है ए और एक पक्ष है बी। मान लीजिए कोई एक पक्ष, मान लीजिए ए नाम का जो पक्ष है वो जज का जो है रिश्तेदार है, या मान लीजिए कि ए नाम की कोई कंपनी है जिसमें ये एक्स नाम का जज जो है शेयर खरीदा हुआ है या उसका कुछ से हित जुड़ा हुआ है। या मान लीजिए कोई जज है, मान लीजिए कि ए नाम का कोई जज है, वो किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा है, किसी एक मान लीजिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग मान लीजिए कि बाईलॉज के हिसाब से नहीं बना हुआ है तो उसकी सुनवाई कर रहा है कि इसको तोड़वाया जाए, क्या किया जाए। अब मान लीजिए कि ये जो ए नाम का जज है वो इसी बिल्डिंग में ही एक फ्लैट जो है वो खुद खरीदा हुआ है, तो ये हित का टकराव बनता है कि वो अगर इसके फैसला दे, बाईलॉज के हिसाब से फैसला दे, तो कहीं उसका नुकसान हो सकता है। तो इसमें हित का टकराव हो सकता है क्योंकि उसका हित भी उसमें जाएगा। तो हो सकता है कि ये जज जो है जो अपने हित के कारण इस बिल्डिंग को जो है गलत होने के बावजूद भी सही ठहरा दें। इसलिए भी जजेस जो है अपने आप को इससे अलग कर देते हैं कि उनके ऊपर बाद बाद में ये लांछन लगे कि उस जज का जो है फला मामले के संबंध में हित था, कुछ ना कुछ हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से था, जिसके कारण से उसने जो है बायस्ड होकर के निर्णय दिया होगा। तो इसी को बोलते हैं हितों का टकराव। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए यूपीएससी का इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू में 3-4 इंटरव्यूअर बैठे हैं। एक इंटरव्यूअर मान लो उसमें बी नाम का कोई इंटरव्यूअर है, और ए बी सी इस तरह से 3 इंटरव्यूअर मान लीजिए पीसीएस के एग्जाम में इंटरव्यू ले रहे हैं। कोई एक कैंडिडेट जो है मे आई कम इन सर बोल करके आया, यहाँ पर बैठा हुआ है। कोई मान लीजिए डी नाम का कैंडिडेट है। तो ये डी जो है, यदि इस बी जो चेयरपर्सन है उस कमेटी का या उस बोर्ड का, जो इंटरव्यू वाला बोर्ड है उसमें का बी जो है चेयरपर्सन है, और इस चेयरपर्सन का ही घर का जो है उसी का बेटा या बेटी जो है आकर के उसमें अपना इंटरव्यू दे रही है। तो बी भले ही पूरी निष्ठा के साथ जो है करे कि नहीं, हम अपने जो है कर्तव्य के साथ कोई भी कहने की लापरवाही नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि वो हमारा पुत्र है या पुत्री है। तो वो जो है हो सकता है कि पूरी तत्परता, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ वो इंटरव्यू ले, लेकिन फिर भी इस बी नाम के ऊपर जो इंटरव्यूअर है इसके ऊपर ये लांछन लग सकता है कि चूंकि उसका बेटा उस बोर्ड में गया था तो हो सकता है कुछ अवैध फायदा अपने बेटे को दे दिया हो। इसका उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि कोई मान लीजिए जज है, वो उसके सामने कोई ऐसा मामला आता है कि एक पक्ष जो है उसका पहले से शत्रु रहा हो, तो उस मामले में भी हो सकता है कि वो अपनी पुरानी शत्रुता को मिटाने के लिए या उसको बदला लेने के लिए जज जो है गलत डिसीजन दे दे। तो इसको भी बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अंपायरिंग है। अंपायर मान लीजिए मैच हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, मान लीजिए मैच हो रहा है, और एक उसमें मान लीजिए अंपायर खड़ा हुआ है, वो अंपायर जो है इंडिया का है, सॉरी मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया का है अंपायर। तो हो सकता है कि वो कुछ निर्णय ऐसा दे दे जो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में हो, या कुछ ऐसे निर्णय दे दे जो इंडिया के विपरीत में हो, जिससे कि उसके प्रिय देश को जो है लाभ मिल जाए। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे सानिया मिर्जा जी, जो बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, सानिया मिर्जा। वो उनका वो मतलब मूल से भारतीय महिला हैं, भारत में पैदा हुई, भारत में पली बढ़ी, खेल सीखी, यहाँ से करोड़ों रुपए कमाई, मतलब लाखों रुपए कमाई। लेकिन इनका विवाह जो है वो हुआ इन्होंने किया एक पाकिस्तानी लड़के से, कोई क्रिकेटर था, उनसे उन्होंने विवाह किया, मैरिज। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा उसमें मामला आए कि जैसे मान लीजिए कि कोई वो मैच खेल रही हैं जिसमें एक तरफ सानिया मिर्जा हैं जो कि मूल रूप से भारतीय महिला हैं, और दूसरी तरफ से मान लीजिए कोई पाकिस्तान की वो टेबल टेनिस या जो भी मैच वो खेलती होंगी वो खेलने वाली हैं,
मान लीजिए कोई एक्स नाम की महिला है जो कि पाकिस्तान की रहने वाली है। अब हो सकता है कि ये जो सानिया मिर्ज़ा हैं वो पूरी निष्ठा के साथ अपने भारत को जिताने के लिए करें, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ये लांछन ज़रूर कोई ना कोई लगा सकता है कि चूँकि एक्स जो लड़की है वो पाकिस्तान की रहने वाली है, तो अपने अपने उनका ससुराल भी जो है पाकिस्तान में है, तो इसलिए हो सकता है कि उनको अच्छा दिखाने के लिए कि देखो पाकिस्तान जीत गया, वो जानबूझ के मैच हार जाएँ। तो ऐसा भी लांछन लग सकता है, लेकिन मेरे ख़्याल से सानिया मिर्ज़ा जी का उनसे तलाक हो गया है, ऐसा कुछ हो गया, तो उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में आई डोंट नो अबाउट दैट। बट ये एग्ज़ाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, इस तरीके से जो होता है मामला उसको बोलते हैं हितों का टकराव। तो एग्ज़ाम्पल के रूप में हमने ये सारे एग्ज़ाम्पल लिए थे समझने के लिए। अब देख लें क्या जजेस जो है अपने आप को इससे अलग कर सकते हैं, तो बिल्कुल अलग कर सकते हैं। जैसे कोर्ट्स में जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे अलग-अलग केसेस जाते हैं। अलग-अलग केसेस जाने के लिए उसमें एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। वो अलग-अलग केसेस को अलग-अलग बेंचेस को प्रोवाइड करता है, या कभी-कभी संवैधानिक पीठ बनती है। संवैधानिक पीठ मतलब वह पीठ जिसमें कम से कम 5 जजेस हों और इससे ज़्यादा भी जजेस हो सकते हैं, उसको सम्मिलित रूप से बोलते हैं संवैधानिक पीठ बना हुआ है। तो चीफ जस्टिस जो है अलग-अलग केस के लिए अलग-अलग पीठ बना देते हैं। मान लीजिए कोई ए नाम का पीठ है जिसमें 3 मेंबर हैं, कोई बी नाम का पीठ है जिसमें जो है 5 लोगों को बैठा दिया, संवैधानिक पीठ है। कभी-कभी सिंगल पीठ भी बन जाता है जिसमें केवल एक ही जज जो है उसकी सुनवाई करते हैं। इस तरीके से अलग-अलग पीठ बना दिया जाता है। तो मान लीजिए कोई एक पीठ में 3 जज हैं, जिसमें से एक जज का जो है किसी मामले के संबंध में हितों का टकराव वाली स्थिति बन रही है, तो वो उससे रेस्क्यूज़ल कर सकता है, यानी कि निष्कासित हो सकता है, अपने आप को कह सकता है भाई हमारा हितों का टकराव हो रहा है, इसलिए हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते, क्योंकि अपने ही मामले में हम जज जो है नहीं बन सकते, या हमारा जो यहाँ पे हित है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम उस मामले में अपना ही खुद का जज नहीं बन सकते, तो इसलिए हम इससे बाहर होना चाहते हैं। और यदि वो कारण इसका ना बताना चाहें तो उनके ऊपर दबाव भी नहीं डाला जा सकता कि आपका जो हित है, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आखिर किस कारण से है। तो उनका मन कहे तो बता सकते हैं, नहीं तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, बिना कारण बताए भी वो इससे अपने आप को रेस्क्यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे एक केस आया था रंजीत ठाकुर वर्सेस भारत संघ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पक्षपात की संभावना तभी उपज सकती है जब न्यायाधीशों का संबंध सुनवाई से जुड़े मामले से हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ खुद माना है कि पक्षपात जो है उस समय हो सकता है कि जब जज जो है उस मामले की सुनवाई कर रहे हैं जो उनसे भी संबंधित कहीं ना कहीं है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसके अलावा 1999 में एक चार्टर आया था, सर्वोच्च न्यायालय ने खुद एक चार्टर बनाया था जिसको बोलते हैं न्यायिक जीवन में मूल्यों की बहाली। न्यायिक जीवन में मूल्यों की बहाली, उसमें कहा गया था कि किसी कंपनी में शेयर रखने वाले जज को उसके संबंध में यदि कोई मामला है तो उसमें हट जाना चाहिए। मान लीजिए कि एक्स नाम की कोई कंपनी है, उसका कोई मामला आ गया है और उसके सामने जो जज है वो वाई नाम का जज है, और वाई ने इस एक्स में खुद इन्वेस्ट कर रखा है, उसको बाकायदा उसमें शेयर्स मिलते हैं, जबकि एक्स कोई अवैध रूप में काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसको हो सकता है कि उससे हटा दिया जाए, कुछ सज़ा दी जाए, या उसकी कंपनी को बंद करने या सज़ा देने की कुछ बात चले, हो सकता है उसका शेयर जो है नीचे चला जाए, तो जज का भी नुकसान हो सकता है। तो जज जो है उस केस में खुद अपना जजमेंट नहीं देंगे, उस मामले से हट जाएंगे। ऐसा इस चार्टर 1999 में कहा गया था। अगर हम कुछ इसके एग्जांपल देखें तो प्रत्यक्ष इसके एग्जांपल भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अयोध्या की राम जन्मभूमि वाला मसला जो है 2019 में 20 में चला, 40 दिन तक लगातार सुनवाई चली। उसमें जब संवैधानिक पीठ का गठन किया जा रहा था तो एक न्यायमूर्ति थे जिनका नाम था न्यायमूर्ति यू ललित। इनको भी संवैधानिक पीठ का सदस्य बनाया जा रहा था, लेकिन ये अपने आप को मतलब इनको याद दिलाया गया, जो पार्टी के सदस्य लोग हैं उन्होंने याद दिलाया कि भाई आप जो है राम जन्मभूमि मामले में पहले भी जो है वकीली कर चुके हैं, तो हो सकता है कि आप बायस्ड होकर के इसके पक्ष या विपक्ष में जो है आप निर्णय देते हैं, तो इसलिए आपको इससे अलग हो जाना चाहिए। तो न्यायमूर्ति यू ललित ने कहा कि ठीक है, हम इससे मतलब दबाव में नहीं आकर के, उनकी इच्छा ये कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला लांछन बाद में लग सकता है, तो ये खुद अपने आप को उससे अलग कर लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर समय जो है वो अपने हित में ही फैसला देंगे। हो सकता है कि जो न्यायमूर्ति हैं वो बहुत सच्चे, बहुत ईमानदार, बहुत नैतिक गुणों से परिपूर्ण हों, लेकिन फिर भी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसलिए वो अपने आप को अलग कर लेते हैं कि लोग कुछ कह ही ना पाएँ। ऐसे ही एक बार दबाव पड़ा, असम में एनआरसी लाया गया, भारत में सीए, एनआरसी, ये सब जो कानून की बातें चल रही थी, तो उससे संबंधित एक पीठ बनी हुई थी इस पर सुनवाई करने के लिए। तो रंजन गोगोई जो थे उनके ऊपर भी ये दबाव बनाया गया कि आप जो है इस केस से हट जाइए, क्योंकि आप खुद जो है आसाम से बिलोंग करते हैं, और आसाम वाले केस में जो है आप आसाम के एनआरसी वाले केस में आप खुद जो है सुनवाई कर रहे हैं,
तो आप कहीं बायस्ड होकर के असम के पक्ष में जो है फैसले न देने लगें। इसलिए आपको इस केस से अलग अलग हो जाना चाहिए। लेकिन उनका जो रुख है वो कुछ दूसरा ही था। उन्होंने कहा कि हम किसी को भी सुप्रीम कोर्ट को धौंस देने की इजाज़त नहीं देंगे। कुल मिलाकर के आप जो है हमें ना बताइए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है, हम अपने हिसाब से अपना काम करते रहेंगे, हमें धौंस ना दीजिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जजों का मामलों से हटना इस संस्थान के लिए विनाशकारी होगा। अब रंजन गोगोई का जो दृष्टिकोण है वो दूसरा ही है। वो कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो है उसको वो गौड़ बातें हैं, उसको पीछे हटाना चाहिए। सबसे पहले जो अपनी नैतिकता जो है उसको प्राथमिकता, कौन साइंस बोलते हैं, अंतरात्मा बोलते हैं कौन साइंस, उसको सर्वोत्तम रखते हुए अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ जो है फैसला कीजिए, काम कीजिए। हितों का टकराव जो है उसको भूल जाइए। ये भूल करके काम कीजिए कि हमारे सामने वाला खड़ा व्यक्ति हमारा शत्रु या हमारा मित्र है, या कभी शत्रु या मित्र रहा था, या इससे हमें कुछ हित हो सकते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। उस चीज़ को भूल करके काम करना चाहिए। लेकिन ये बात तो जो है जजों को मामलों से हटना इस संसार के लिए विनाशकारी है। पूरी तरीके से कौन साइंस पे काम करना चाहिए। ये आदर्शात्मक रूप से बहुत ही अच्छा है, आदर्श स्थिति है। लेकिन व्यवहार में हो सकता है कि किसी का जी थोड़ा-सा मचला जाए। तो इसलिए जो चार्टर 1999 में बना हुआ था, वो मेरे ख्याल से कुछ व्यवहारिक है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने की स्थिति में जजों को या इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है उसको जो है हट जाना चाहिए। एक लिखित पत्र देकर कि देखिए हमारा ये भाई है, भतीजा है, ये है, वो है, इसलिए हम इस मामले में जो है खुद नहीं फैसला लेना चाहेंगे। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हितों का टकराव जो है ये बाकायदे जीएस पेपर 4 में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। तो ये जो मामला है, हो सकता है कि इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएँ। और ये विषय चर्चा में इसलिए था क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो सुनवाई चली, जो हिंसा हुआ था, इससे संबंधित एक न्यायमूर्ति को उसमें बनाया गया था जज के रूप में कि आप इसकी सुनवाई करें। तो उन्होंने कहा कि हम जो है इसे ये सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारा हितों का टकराव वाली स्थिति आ सकती है। ऐसे एक जज और हैं जो अभी हाल ही में जो है एक पीठ से अपने आप को अलग कर लिए। तो इस कारण से ये मुद्दा चर्चा में रहा था। तो हो सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।